नमस्कार, टूटीजा एकेडमी की खास सीरीज़ टॉपर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। हर बार आपको उन टॉपर से बात कराते हैं, उनसे सजेशंस दिलवाते हैं, जो गलतियां उन्होंने की उसके बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उनका सक्सेस मंत्र क्या रहा इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ हैं एमी श्रीवास्तव, जिन्होंने CGPSC 2020 की परीक्षा में 7th रैंक हासिल किया है और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को पाया। एमी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को देखते हैं, हालांकि आपका 5वां अटेम्प्ट था और 5 बार लगातार प्रयास के बाद आप सफल हुए, तो ऐसे में कितना जो मोटिवेशन था वो कितना रहा आपके लिए? सर डेफिनेटली 5th अटैम्प्ट में तक सरवाइव करना हर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है डेफिनेटली। और लगातार फेलियर्स को झेलना, उसके प्रेशर को झेलना, फैमिली के प्रेशर को झेलना, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ था। और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में। प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू तक पहुँच के भी एक बार मैं काफ़ी पीछे रह गया। तो सर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आई, प्रेशर भी आया, बीच में ऐसा लगा कि डिप्रेस भी हो रहा हूँ। बट सर टोटल क्रेडिट मैं इस चीज़ के लिए अपनी मम्मी और पापा, अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर बार एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की कि लड़ते रहो, यू विल सक्सीड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में निकल जाएगा, कोई बात नहीं, देते रहो, लगे रहो। ऐसा मतलब उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन देते रहा। तो मैं 100% क्रेडिट इस अपने आप को अभी तक इस रेस में लड़ने तक के लिए उनको ही देता हूँ मैं क्लियरली। एक बात आती है कि हमेशा जब भी लोग पहला एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पहला एग्ज़ाम अटैम्प्ट देते हैं, दूसरा अटैम्प्ट देते हैं, फिर उसके बाद कई बार ये होता है कि लोग थक हार जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब शायद मुझसे ना हो पाए, या आसपास के माहौल को देखते हैं कि कई लोगों दोस्तों से नहीं हो पा रहा है, या उनका पेपर नहीं निकल रहा है, सीनियर्स का पेपर नहीं निकल रहा है, तो एक निराशा आ जाती है। तो ऐसे में 5 बार जो है आपका सफ़र रहा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके बाद आसपास के लोगों का, कई दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका होगा, तो ऐसे में एक डिफरेंस दिखता है आपको? सर डेफिनेटली, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं सर, तो डेफिनेटली कई लोग रहते हैं जो सेकंड अटैम्प्ट या फर्स्ट अटैम्प्ट, बहुत लकी लोग भी रहते हैं जो 1-2 बार में ही निकल लिए। बट डेफिनेटली मुझे अभी तक मैंने जो सीखा है अपने लाइफ में कि पेशेंस सिविल सर्विसेज के लिए पहला आपको अपने आप में अगर कोई चीज़ क्वालिटी डेवलप करनी है तो पेशेंस आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा, चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो। तो पेशेंस इज़ द की, सबसे बड़ा पेशेंस मुझे लगता है कि यहाँ पे फैक्टर है। और कंसिस्टेंसी, आप डेफिनेटली अगर कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 बार मेरा नहीं निकला तो यार छोड़ो, तो बस वहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग कि ये एग्ज़ाम थोड़ा आपका डेडिकेशन, समय और पेशेंस मांगता है। क्योंकि डेफिनेटली 1 साल में तैयारी तो कर लेते हैं, बट उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं, आंसर राइटिंग होता है, इंटरव्यू में परफॉर्म करना होता है, वो चीज़ें टाइम के साथ ही डेवलप होती हैं हर इंसान के अंदर। तो पेशेंस मांगता है, तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप गो थ्रू कर जाएंगे। जो आप अगर 2-3 बार में बोले कि नहीं हो पा रहा है और मैं छोड़ता हूँ, तो फिर डेफिनेटली वो रेस तो आपकी समाप्त हो चुकी है। एक बात हमेशा आती है, जैसे आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी को लेकर ही साथ ही पढ़ाई की है, पूरी कोचिंग्स पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं रहा था। और सेल्फ स्टडी करने के दौरान किस किस तरीके की आपको दिक्कतें आई? मतलब क्योंकि एक गाइडेंस का रोल जो होता है वो आपको कितना लगा कि लैग था वहाँ पे? सर सेल्फ स्टडी करते करते मैंने अपने फेलियर्स से कॉन्स्टेंटली सीखने की कोशिश करी है। जैसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था 1-2 बार, तो काफ़ी निराश हुआ। उसके लिए अपने आप में मैं फ्लॉज ढूंढा कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो मुझे मिला कि हाँ, रिवीजन की कमी है, तो मैंने रिवीजन और ज़्यादा उसको स्पीड अप किया। फिर मेंस नहीं निकला, अपने आंसर्स को मैंने गो थ्रू किया, RTA लगा के, पेपर निकलवा के देखा वहाँ पे क्यों नंबर नहीं मिल रहे हैं, उस पर स्पीड अप किया कि हाँ पूरे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी आंसर मेरे, जैसे शुरू में अटैम्प्ट्स मेरे 200 में, मेंस में 200 में 170-175 तक ही पहुँच पाता था। शुरू में पूरे अटैम्प्ट्स ही नहीं कर पाता था, तो उसको मैंने इंप्रूव किया कि अगले बार हाँ 200 में 200 अटैम्प्ट करके आना ही है। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि हाँ ये कमियाँ हैं। रिविज़न की कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना मुझे लगा कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है CGPSC के लिए, क्योंकि और बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैंने पैटर्न में देखा। तो एनालाइज़ किया मैंने कि हाँ कैसे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो हम लोगों ने देखा कि हाँ, एक फ्रेंड था मेरा जिसने, हम लोग दोनों ने डिस्कस करके उसने मुझे अपने फ्लॉज बताए, मैंने उन्हें अपने, तो हम दोनों ने मिलकर ये चीज़ देखी कि क्या क्या फॉलो हो रहा है, तो उस पर अपन वर्क करते हैं। जैसे पेपर 1 है, लैंग्वेज में डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे।
तो उसको हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पूरे 5-6 साल के ऑलमोस्ट रट लिए, ऐसे लिख के गए थे, तो ऑलमोस्ट 10-12 ऐसे लिख लिए, तो ऑब्वियसली फंस जाता है। अगर नहीं फंसता है तो आपको डील करना आ जाता है उससे। तो ऐसे किस हर पेपर में अपने अपनी गलतियों को देख के और ये ट्राई किया कि हम लोगों ने कि आप मेंस में पूरा अटेम्प्ट किसी भी हालत में 200 में 200 ट्राई करें अटेम्प्ट करने का, क्योंकि 1-2 आंसर भी छोड़ना। ये अक्सर जैसे अटेम्प्ट की बात करें तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करें तो स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ तो मार्क्स ज़्यादा मत कट जाए, गलत हो जाए तो। एक सबसे बड़ा जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हो उनको भी ये डाउट होगा ये कहीं ना कहीं कि भाई अगर मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कहीं जो मुझे आते होंगे वो मार्क्स कम ना हो जाए। तो ये एक जो रहता है ये पार्ट ये बहुत चैलेंजिंग रहता है एग्ज़ाम के समय, प्रेशर उस एग्ज़ाम के समय, इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, इसके दो वेज मुझे लगते हैं, मेरे पर्सनल व्यूज़ जो हैं। एक तो करंट पैटर्न जो चल रहा है स्टेट पीएससी का, देख लें कॉन्स्टेंटली कट ऑफ सर 130 टच कर रहे हैं, 130 से भी ऊपर जा रहे हैं। तो अब जब से ये 5 से 4 ऑप्शन हुआ है और कंपटीशन भी डेफिनेटली बढ़ चुका है, जैसे कट ऑफ बढ़ रहे हैं सर, तो पहला मुझे पर्सपेक्टिव ये लगता है कि डेफिनेटली आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी बनानी पड़ेगी अपने अंदर। आपको रिस्क लेके 89, 85 के ऊपर, 85 के ऊपर अटैम्प्ट्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आप बीच में रह के तो ऑब्वियसली आपकी बीच में ही लटक जाएंगे, तो प्री तो क्लियर होना ही नहीं है फिर तो, या तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और सेकंड, वो रिस्क लेने की एबिलिटी आपके पास टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ही आएगी। मतलब जितने ज़्यादा मॉक दे सकें, जितना ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकें, अगर 10 टेस्ट भी बना के जाते हैं आप, 100 × 10 1000 क्वेश्चन भी बना के जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है। डेफिनेटली कई क्वेश्चन फंस भी जाते हैं उससे, तो आपको वहाँ से आपको डेवलप होगा कि आप अटैम्प्ट बढ़ा कैसे सके प्रीलिम्स में। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और रिस्क लेना तो पड़ेगा, ये तो आजकल पैटर्न में ही आ चुका है। तो सर मीडियम में रह के तो मुझे नहीं लगता है। मीडियम की बात हुई तो ये होता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, शुरू स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है, अचानक से फिर आप इंग्लिश मीडियम में ही आपने चूज़ किया पढ़ाई करना अपना आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में जो स्टडी मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होती है, छत्तीसगढ़ के स्पेशल सेक्शन के लिए बात करें, जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे हैं आजकल की जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, मगर उन्हें कहीं ना कहीं जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि इंग्लिश में स्टडी मटेरियल उतना नहीं मिल पाता। हालांकि यूपीएससी की बात करें तो उसके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं सारे, मगर यहाँ फ़िलहाल नहीं है। तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और इसके लिए जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं उनको क्या करना चाहिए? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे एक ही मुझे लगता है कि तरीका है कि आप मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे हिंदी में ही अवेलेबल हैं। ये तो ऑब्वियसली सर ने बताया कि ऑलमोस्ट सब में अवेलेबल आपको हिंदी में मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नहीं, आप पढ़िए और ट्रांसलेट करके अपने नोट्स बनाइए। तो मैंने तो वही किया था, जो कि आप सब में ट्रांसलेट करने से फ़ायदा ही होता है सर कि आपकी पढ़ाई भी साथ साथ हो जाती है। आप उस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसको जब ट्रांसलेट कर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% याद तो वहीं पर हो जाता है। तो एक इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी तैयारी भी हो गई साथ ही साथ, और आप लिख लिए। तो इंग्लिश में एक ही तरीका है, या कोई कोई बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल भी अभी कुछ कुछ होती जा रही हैं धीरे धीरे, वैसे अब 1-2 सालों से। बट स्टैंडर्ड तो अभी बेसिकली देखेंगे जो मतलब जिन्हें फॉलो किया जा रहा है सब हिंदी में ही है। तो उसका एक ही है सर, ट्रांसलेट करिए, नोट्स बनाइए। वो ट्रांसलेट करने का अगर समय नहीं है तो वैसे ही रट लीजिए, आपको एग्जाम में जाकर ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। कई बार वर्ड्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि सर कल्चर वाला टॉपिक है, उसमें बस्तर के दशहरा के जो अपन पढ़ते हैं टर्म्स, है ना, तो वो सब उसमें जब आप खासकर इस सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है कि आप वहाँ उसको किसी डांस को समझाना है, घोटुल को समझाना है, तो वो हम हिंदी में तो याद है मुझे, बट उसके वर्ड्स नहीं मिलते हैं कि मैं अब इंग्लिश में क्या लिखूँ। तो वो सब थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है सर, बट उसको डेवलप मुझे लगता है कि उसको ट्रांसलेशन करके किया जा सकता है। जैसे कि आपने भी पढ़ाई शुरू की होगी पहली, तो जब स्टार्ट किया तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि कई महीनों लगा देते हैं इस चीज़ को सोचने में कि भाई हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, किस सब्जेक्ट को पहले उठाएं। तो ऐसे में आपका सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका सजेशंस क्या है कि भाई आप जो है कौन सा सब्जेक्ट को पहले ध्यान दें, या फिर किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें? तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए उनको कि डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग तो बेसिक बुक से आपको करना पड़ेगा, जो सब हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते आ जाता है डेफिनेटली। जैसे मेरा इंटरेस्ट मुझे था सबसे ज़्यादा पॉलिटी में, तो मुझे जब बोर लगता था मैं लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाता था। वो उसको पढ़ने में क्या पता इतना मज़ा आता था कि हाँ मुझे जानने का मतलब मुझे अपने देश के बारे में जानने का वो मिल रहा है मौका। इससे ऐसी बात क्या हो सकती है कि अधिकार क्या है आपके,
फंक्शन कैसे करता है अपना पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है, वोटिंग कैसे होती है, इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ते। तो इंटरेस्ट लाइए उस सब्जेक्ट्स में, आपको जो अच्छा लग रहा है वहाँ से उठाइए। और सर बेसिक्स पहले पे तैयार किए, प्री की अब तैयारी करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑलमोस्ट मेंस का भी कवर अप होने लगता है। सिर्फ वो पेपर सोशियोलॉजी वगैरह पोर्शन वगैरह ना देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीजी में भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो वहाँ से प्री की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो 30-40 तो हो जाएगा। बाकी एडिशनल चीज़ें आपको फिर प्री निकलने के बाद या जैसे भी आपको करना चाहें तो। जैसे बेसिक्स की अगर बात करें तो बेसिक्स आउटलाइन के लिए लोग एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि एनसीईआरटी स्कूल की बुक से हमें क्या मिलेगा, और सीधे जो रेफरेंस बुक रहती है उस तक पहुंच जाते हैं, और एक जो बैकग्राउंड रहता है वो क्लियर नहीं हो पाता। यानी कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल से मॉडर्न कैसे जंप हुआ ये उन्हें नहीं पता रहता, जो एनसीईआरटी एक कनेक्टिविटी बनाती है। तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर एनसीईआरटी डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बुक है, मैं ऐसे डिनाई नहीं करना चाहूँगा। मैंने भी पढ़ी है, मुझे स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बट मुझे लगता है सर अभी करंट पैटर्न जैसे चल रहा है तो उसके हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं बोल सकते कि आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो सर आजकल तो बहुत अच्छे नेट में अवेलेबल रहते हैं आर्टिकल्स कि आप कुछ भी रैंडम आप गूगल पे सर्च कर भी देंगे तो आपको हर आर्टिकल, हर कोचिंग्स के प्लस इंस्टीट्यूट्स के आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। पीडीएफ आजकल सबका अवेलेबल है एलनोट पे। तो एनसीईआरटी एक हाइप तो जरूर है, तो अच्छी भी है, ऐसा नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी है, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स दूसरे स्ट्रीम से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड ऐसे ही, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप भी उसी बैकग्राउंड से हैं, अचानक से स्विच करते हैं इसमें, और उनका कोई हिस्ट्री और पॉलिटी से कोई कनेक्शन नहीं रहता, कोई मतलब लगाव ही नहीं रहता, और अचानक से लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए, या दूसरी कोई किताब उठा ली सीधे पढ़ने के लिए, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया उठा ली सीधे पढ़ने के लिए। तो ऐसे में उनको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी? डेफिनेटली एनसीईआरटी कारगर होगी, अगर वो चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली पढ़िए, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग तो कर देगा वो। और अगर आपके में ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो मुझे तो लगता है ये सब जो बुक से बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। डेफिनेटली मैं तो बहुत इन्जॉय करता था लक्ष्मीकांत पढ़ने में, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम जो होती है वो पढ़ने में, और मतलब मुझे काफ़ी मतलब बेहतरीन लगती थी ये किताबें। तो इंटरेस्ट तो मुझ में था ही था, और जिनमें नहीं आता, अगर नहीं है तो अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप कोई वीडियोज़ लगा लीजिए, तो एक एंटरटेनमेंट हो जाता है साथ साथ, मतलब देखते देखते मज़ा आता है पढ़ने में। और एनसीईआरटीज़ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एकदम ऐसा नहीं है कि ज़रूरी एनसीईआरटी से ही आप पेपर निकाल पाएंगे। अब पैटर्न काफ़ी डायनामिक हो चुका है सर, तो डायनामिक पैटर्न में आपको जैसे जो स्टडी मटेरियल आपको जो अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो लगता है वो पढ़िए आप, क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी इतना ज़्यादा कि हर स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ी है, कई चीज़ें नेट से भी पढ़ी, कई चीज़ें कुछ आर्टिकल से पॉइंट नोट डाउन कर लिए, पेपर से पॉइंट नोट डाउन कर लिए, कुछ वीडियोज़ से कर लिए सर। तो काफ़ी एक पैटर्न में सबके अपने अपने तरीका है पढ़ने का। तो जैसे पॉइंट नोट डाउन करने की बात आती है तो अक्सर स्टूडेंट्स एक चीज़ जो गलती करते हैं कई बार, कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लोग दिन भर पेपर पढ़ने में लगा देते हैं, इंटरनेट से वीडियोस देख करके, जो द हिंदू के हो गया आर्टिकल सुन के सम अप आते हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगा देते हैं, नोट्स बनाते हैं उसी में बिता देते हैं। तो उसके लिए कितना टाइम शेड्यूल करना चाहिए, कितना टाइम सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए? करंट अफेयर्स सर प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में वेटेज बढ़ गया है जिसका, तो प्रीलिम्स के टाइम तो आप थोड़ा सा वेटेज टाइम बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है कि हाँ, अगर दिन में आप अगर नॉर्मल किसी पर्सन की सिटिंग 6 आवर्स है या 5 आवर्स है तो 1 घंटा निकाल लें या 1.5 घंटा निकाल लें, तो इट विल बी गुड सर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, अगर प्रीलिम्स में पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए मुझे लगता है। मेंस में सर थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन अभी भी डोमिनेट करता है मुझे लगता है। तो करंट अफेयर्स के आते हैं क्वेश्चन, पेपर 7 के लिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी अपने CGPSC में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि उसमें अभी करंट को रिलेट करके आ रहा है। तो पेपर 7 के लिए तो आप करंट बेस ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन 1 to 6 में तो मुझे कहीं किसी पेपर में ऐसा नहीं लगता है कि करंट का ज़्यादा किसी में वैल्यू दिख रही है। सर पेपर 7 इज़ करंट, तो उसके लिए आप पेपर 7 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे करंट पे करिए, और डायनेमिक जो है वो करिए। जैसे WHO 2 बार से पूछ रहा है अभी कोविड के टाइम में, तो रिलेट कर गया उससे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो रिलेट कर गया करंट अफेयर्स से सर। तो पेपर 7 में करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 1 to 6 तो सर उसमें तो स्टैटिक पोर्शन डायनामिक डोमिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करंट के लिए। 2 चीज़ें आती हैं, एक सवाल आता है बजट का, दूसरा आता है डेटा का।
अक्सर लोग डेटा में मार खा जाते हैं, डेटा वाले क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं, क्योंकि डेटा ऐसे रहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं अचानक, वो पॉइंट्स और नंबरिंग एक एक रहती है। दूसरी चीज़ बजट का आ जाता है, तो लोगों को ऐसा रहता है कि बजट के लोग सोच लेते हैं कि हम एक कोई मैगज़ीन उठा लें, इस मैगज़ीन में सब कुछ दिया है, ये मैगज़ीन ख़त्म है। तो जब बजट की तैयारी आपने भी की होगी, आपने उस चीज़ को एनालिसिस किया होगा, पढ़ा होगा, तब कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसा लगी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या जो आउटसोर्स है वो कौन कौन से यूज़ करने चाहिए? सर बजट के लिए गवर्नमेंट की आजकल कुछ कुछ रिलीज इकोनॉमिक्स मतलब प्रेस इकोनॉमिक करके मैंने एक देखा रिलीज़ किया, तो उन्होंने पतली सी एक शीट आई थी, एक जनमन करके रिलीज़ कर रहे हैं आजकल 2 बार से। सर तो मैं क्या किया था कि उसका जो बजट वाला जो मेन जिसमें आउटलाइन दिया था बजट का, ऑब्वियसली बात है पूरा बजट तो पढ़ना किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो मतलब पढ़ भी नहीं सकता कोई। मैंने उस बजट का फ्रंट पेज को अपने टेबल के सामने चिपका दिया था, तो जब पढ़ता था तो सामने थोड़ी सी नज़र चले जाती थी, तो वो रटाते गई। या तो मैं सर मैंने एक पैटर्न डेवलप किया था अपनी स्टडी में, स्क्रीनशॉट्स। जैसे आप फ़ोन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया, लोग हालांकि सोशल मीडिया से लोग दूर सोचते होने हैं की कि बात फ़ोन करते हैं, जी एक हाइप है कि सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो जाए हम, तो शायद एग्ज़ाम निकल जाए। तो और आपने इसका उल्टा यूज़ किया है कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते थे। एक्टिव था सर, बिल्कुल एक्टिव था सर। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, मैंने अपना तरीका ऐसे डेवलप किया कि सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली एक्टिव था, ऐसा नहीं था कि दिन भर बैठा हुआ, कभी कभार दिन में जब बोर लगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिए, फिर बाहर आ गए सर। तो फ़ोन का मैंने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया कि मैं जैसे कि अपने टेबल पे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कहीं बाहर हूँ या टीवी देख रहा हूँ या नाश्ता कर रहा हूँ या कहीं बाहर कुछ काम से गया हूँ, कोई भी एक रैंडम चीज़ मैंने सर्च करी गूगल पे और उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया। ऐसे नहीं मैं करते करते मेरे पास अभी फ़ोन में 2-2,500 स्क्रीनशॉट्स सेव हैं। और कभी मुझे टाइम लगता था जैसे मेरे को बुक्स पढ़ने का मन नहीं हो रहा बाई चांस, तो मैं क्या करता था कि कहीं भी बैठा हूँ तो उस स्क्रीनशॉट को मैं पलट रहा हूँ। तो वो सही सर क्या 10 बार आप स्क्रॉल करेंगे ना, फ़ोन क्या है ना, फ़ोन की हमको ऐसी आदत पड़ चुकी है आजकल की, हर थोड़ी देर में हाथ में फ़ोन निकालना है या ये करना है, तो वो फ़ोन से भी पढ़ाई हो जा रही है। तो एक फ़ोन एक अच्छा, एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मीडियम हो चुका है, PDF सेव है वहाँ पर, तो PDF पढ़िए, जो आपको लगा कि जिस पॉइंट पे आपको ये चीज़ मुझे 10 बार पढ़नी पड़ेगी तब याद होगी, तो उसका स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ मैं। तो उसको जो बार बार स्क्रॉल करता हूँ ना सर, तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो डेटा याद करने के लिए मुझे लगता है कि मैंने ये तरीका डेवलप किया, तो या तो आप सामने अपने टेबल पे स्टिक कर लीजिए कोई नोट, या तो आप फ़ोन पे या आपको PDF सेव करनी है, तो हमेशा आप पढ़ाई तो नहीं करते रहेंगे, आप खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, तो एक बार सामने खोल के लिख लीजिए और उसको बार बार रिपीट कर दीजिए। सर रिविजन इज़ द की। रिवीजन अब जब तक करेंगे तब तक डेटा में आप मास्टर नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। तो उसको तो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज है। इन 3 स्टेज में लोग अक्सर मेंस में घबरा जाते हैं कभी, या आंसर राइटिंग में गलतियां कर देते हैं बहुत सारी तमाम तरीके की, मगर जैसे ही इंटरव्यू में पहुंचते हैं, पूरी मेहनत कर ले, इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो इंटरव्यू में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहती है स्टूडेंट्स के लिए? या कई लोग घबरा जाते हैं क्वेश्चनर से, लोगों को ये लगता है कि भाई जो इंटरव्यूअर है वो सिर्फ हमें डराने के लिए बैठा है, ये एक हाइप भी है एक तरीके का लोगों में, और लोग क्वेश्चंस को एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे 2-3 अटैम्प्ट इंटरव्यू पहुंच गए, भले पोस्ट नहीं मिली, मगर उनको ये लगता है कि भाई हम इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में जो नए लोग रहते हैं वो भी ट्रेंड वही फॉलो करते हैं, उनको देख करके कि नहीं ये कॉन्फिडेंस दिखाए थे तो इनका शायद तक निकल जाता। तो इन तमाम तरह की जो गलतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स ना करें तो बेटर हो? क्योंकि आपने एक बार उस माहौल को देखा है, उस चीज़ को समझा है, तो किस तरीके का लगता है आपको? सर इस सवाल का तो बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, क्योंकि आप बीती है मेरी एकदम रिसेंट की स्टोरी है। 19 और 20 के दोनों का इंटरव्यू अभी 2 महीने के अंतराल में हुआ है। तो लास्ट इंटरव्यू जो मेरा पहला इंटरव्यू था CGPSC में, मैंने बहुत पढ़ाई की, उसके लिए करंट पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, नोट्स बनाए और लोगों के इंटरव्यू फॉलो किए, मॉक दिए सर, तो काफ़ी मेहनत करी थी नो डाउट। और फिर उसके बाद मैंने जब वहाँ पे गया तो डेफिनेटली आप नॉर्मल है कि नर्वस होंगे ही आप, जब आपका नंबर आने वाला रहेगा वो मोमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, BPI हो जाता है, मतलब सब चीज़ें होने लगती हैं एकदम, मतलब कि हाँ अरे यार क्या होगा। इस चीज़ को फाइट करना बहुत टफ है मेरे को लगता है सर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो मैं भी पहले अपने आपको मैंने बहुत संभाल के रखा, अरे यार बिंदास जाना है, कॉन्फिडेंस से जाना है, कॉन्फिडेंस से बता के आना है। बट मतलब जब आप अपने उसके वहाँ पे पैनल के सामने आप रहते हैं जब, तो आप ऑटोमेटिकली पूरी कॉन्फिडेंस और सब डाउन हो जाता है और नर्वसनेस फील, डेफिनेटली प्रेशर फील होना सबके लिए नॉर्मल है सर। तो मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था
सर तो मैं डर गया काफ़ी ज़्यादा कि हाँ क्या होगा, और डेफिनेटली आप यकीन नहीं करेंगे सर कि जिन जिन सवालों से मैं डरा था वही सवाल मुझसे मेरे से पूछ मेरे पे आ गए, और मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया। मुझे वहाँ पे और ज़्यादा रोटेट कर दिया उन लोगों ने मुझे, और ज़्यादा फिर क्रॉस क्वेश्चंस बढ़ते गए, और डेफिनेटली मैंने उनका जवाब तो दिया, बट मे बी उनको ये सेटिस्फेक्शन था नहीं उनके उस पर मेरे जवाब पे। तो मुझे इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम पे मुझे काफ़ी नंबर्स कम हो गए मेरे, अराउंड सही बताऊँ तो 60-65 के आसपास मुझे मिला। सर मुझे काफ़ी बुरा लगा, बोला यार इतनी पढ़ाई किया, इतना ज़्यादा सोच के गया था कि अच्छा परफॉर्म करके आना, कॉन्फिडेंस से जाऊँगा। सेकंड टाइम इंटरव्यू में मैं कुछ सोचा ही नहीं सर, मैं डेफिनेटली ये दिमाग में रखा था एक ही चीज़ की, हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले अटेम्प्ट या फिर देखा जाएगा यार जो होगा, मैं कूल होके जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा मैं। देखिए सर लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, इससे पूछ रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, सर ये 199% श्योर है कि एक 700 में किसी एक बच्चे का क्वेश्चन दूसरे के बच्चे में रिपीट नहीं होता, ये एकदम ट्रुथ है। लकीली एक आध रिपीट हो गया, किसी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो हो गया सर, बट ऑलमोस्ट सर 90% क्वेश्चन सबके अलग ही आते हैं, तो फॉलो करते हैं लोग, ठीक है करें उसको, देखें एक बार पैटर्न, बट सर रिपीट तो किसी का नहीं होने वाला। तो बात इंटरव्यू की है, तो इंटरव्यू में एक चीज़ होती है कि भाई लोग कई बार जाते हैं, किसी जवाब के बारे में उन्हें नहीं पता होता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, मगर इंटरव्यूअर को खुश करने के लिए वो एक जवाब दे देते हैं और वो तीर सीधा छोड़ देते हैं कि भाई हमने ये कह दिया तो ये सही है, और वो कॉन्फिडेंस पे अड़ जाते हैं। जी 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 और लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो मैंने जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं मेरे फ़ायदे का होगा, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जज करेंगे, तो वो नुकसान कितना करता है। बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती है, मैंने भी करी थी, और ये ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू देके ही आपको इम्प्रूव होती है ये चीज़ें। मॉक इंटरव्यू तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तो बोलने ही नहीं सीख पाते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट लेना है, कैसे आपका पोस्चर कैसे रहना है, हाथ कैसे रहना है, तो मॉक इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है सर। तो और हाँ सर, मैं भी एक दो बार जगह ऐसा किया कि अड़ गया, मतलब अड़ा तो नहीं हूँ, मतलब कि हाँ मुझे लगता है कि सर अगर आपको किसी टॉपिक में सिर्फ लिमिटेड ही नॉलेज है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब देके उसको छेड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन किया फिर आप फंस गए तो आपका इंप्रेशन वहाँ पे बिगाड़ देगा। तो सर डेफिनेटली सॉरी बोलना इज़ अ गुड थिंग, वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ इसका जवाब दे पाऊंगा लेकिन इसके काउंटर क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे 2 मिनट सोचिए, 2 सेकंड सोचिए और सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके क्रॉस क्वेश्चन जो आएंगे, अगर आप वहाँ पे वो फंसा देगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली वो फंसा देगा, क्योंकि आप सीनियर्स बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, IAS IFS IPS लोग बैठे रहते हैं, तो उनसे ज़्यादा तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, सिचुएशनल क्वेश्चन में भी नहीं कर सकते सर। तो लिमिटेड नॉलेज में तो सॉरी बोलना इज़ अ बेटर ऑप्शन। हाँ, वन लाइनर तो आप ठीक है वो तो बता ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर कि हाँ मुझे ये चीज़ रिकॉल नहीं कर रही है, या सॉरी सर मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो डेफिनेटली इससे भी कॉन्फिडेंस दिखता है आपको कि सॉरी बोलने का भी एक कॉन्फिडेंस है यार, तो ये कोई बुराई नहीं लगता है, तो इट्स अ गुड थिंग कि आप आगे बढ़ जाइए। लिमिटेड नॉलेज के साथ आप बहस ना करें तो इट विल बी गुड फॉर योर इंटरव्यू आई थिंक। एक सवाल हर एस्पिरेंट्स के लाइफ में आता है कि जैसे ही आपने एग्ज़ाम क्रैक किया होगा या कभी आपने अपने सीनियर से पूछा होगा, आपके जूनियर्स अब आपसे पूछ रहे होंगे, आसपास के लोगों को देखा होगा आपने पूछते कि जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक करते हैं एक सवाल सबसे पहले आसपास के लोगों से आता है, पड़ोसियों से आता है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये आपके पास शायद आया ही होगा अब, तो इस सवाल का जवाब क्या देते हैं आप? सर इस चीज़ में भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबका डेफिनेटली पढ़ाई करने का तरीका सबसे अलग ही होता है सर। तो मैं ऐसा अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा सर, बट सर एक मुझे एक बोलना चाहिए एक गॉड गिफ्ट टाइप से सर, कि मुझे थोड़ा जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, या ऐसा जो भी है मतलब सर। तो मैं ज़्यादा सिटिंग तो नहीं दे पाता था, डेफिनेटली 6 घंटा 7 घंटा वाला तो मेरे में कभी नहीं है, सिटिंग देने का एटीट्यूड नहीं रहा। मैं स्प्लिट करता था अपने टाइमिंग को, हाफ आवर 45 मिनट्स बैठ गया, फिर थोड़ा गार्डनिंग कर ली, गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग कर ली, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी बीच इंटरवल में वो कर लेता था, फिर थोड़ी देर बैठ लिया, थोड़ी देर फ़ोन पे पढ़ाई कर ली। तो ऐसा करके सर मैं स्प्लिट करके टाइमिंग कर, मैं ऐसे इंटीग्रेट कभी मैंने गिना नहीं कि मैं आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। मुझे ये लगता है कि आप सेटिस्फाइड जब हो गए अपनी पढ़ाई से कि दिन में कि हाँ मुझे इतना टारगेट मैंने अचीव कर लिया है। और डेफिनेटली कई कई बच्चों को ऐसा होता है कि कोई चीज़ें पढ़ाई की कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है वो चीज़ें ग्रैस्प करने में, तो मुझे ग्रैस्प थोड़ा जल्दी हो जाता था, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाता था। बट आपके अपने अपने आपको पता हो, अब मेरे ख्याल से सबको अपनी पहचान होती है कि मेरे में मतलब मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं।
तो उस हिसाब से इंसान को अडेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। कोई 8 घंटे में वो चीज़ पढ़ पाता है, तो कोई 5 में, 6 में, ये तो सब जानती हैं। तो उस हिसाब से इंसान को अडेप्ट कर लेना चाहिए कि बट कोई स्टैंडर्ड ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक फिगर फिक्स है कि 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 6 घंटा पढ़ रहा हूँ मैं तो ही निकलेगा पेपर। डेफिनेटली ये एक मिथ है। आप अपने टैलेंट, आप अपने कैपेबिलिटीज़ देखिए, मुझे कितने देर पढ़ने में वही चीज़ याद हो रही है, अब उतना पढ़िए। और हाँ, पढ़ना कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप जैसे कि मैं 4 घंटा पढ़ा और कल पढ़ ही नहीं पाया, तो वो गैप हो गया, तो भले कल 2 घंटा पढ़ूँ मैं, बट डेली कुछ ना कुछ मैं अपने आप को प्रिपेयर करते रहूँ। तो मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिटिंग से। तो अब 3 घंटे भी पढ़ के वो चीज़ कर ले रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये था सर। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये मतलब इस इंटरव्यू के बाद कहीं को किसी को मोटिवेशन मिलेगा, कोई तमाम तरह की गलती कर रहा हो उसे पता चलेगा कि भाई मैं भी ये गलती कर रहा था, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर बात करूँ, मैं पूरे इंटरव्यू को समअप करूँ एक चीज़ में, पूरे आपके विचारों को समअप करूँ, तो एक सक्सेस मंत्र बोला जाता है, एक शब्द है सक्सेस मंत्र कहा जाता है कि एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज़्यादा जुड़ता है ये। तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे वो? सर मैं अपने अभी तक के सक्सेस से और फाइट से मैं ये लगता है कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस इज द की फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फेलियर से डेफिनेटली आप डिमोटिवेट मत होइए, हारिए मत, ये मत सोचिए कि नहीं होगा। मेरा खुद 6 साल 5 साल के बाद ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होता है सबके लाइफ के लिए, और मेरे लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी फेजेस आए कि हाँ मुझे बुरा लगा, काफ़ी सब सेटल्ड हो गए, मेरे आसपास के लोग सबकी जॉब लग गई है, बट मैं कंटिन्यूसली फाइट करते गया। सिविल सर्विसेज पेशेंस डिमांड करता है, तो इस पेशेंस को आप एकदम लिख के रखिए अपने डिक्शनरी में और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कई लोगों का जल्दी क्लियर हो जाता है, दे आर लकी पीपल्स, और कई लोगों की तैयारी भी अच्छी रहती है शुरू में, तो वो शुरू में ही क्रैक 1 2 गो में कर लेते हैं। बट अगर आपके नहीं हो पा रहे वो चीज़ें, तो होप मत हारिए सर कि मुझसे नहीं हो पाएगा। पेशेंस मांगता है सिविल सर्विसेज का मंत्र ही है पेशेंस, और कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए। डेली थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीना गैप कर गया हूँ फिर पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं, एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और पेशेंस थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, और सेल्फ बिलीफ रखिए कि हाँ मैं कर पाऊँगा। अगर आप वहाँ वो चीज़ अगर हार गए कि अपने आप में भरोसे ही हार गए, तो फिर नो वन कैन हेल्प। तो मुझे जैसे बिलीव था कि देयर सवेयर आई विल डू इट, सो एक बिलीफ इज अ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सिविल सर्विसेज। और बाकी जो मैंने बताया पेशेंस, परसिस्टेंस और होप और होप फॉर द बेस्ट, ये मेरे पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। एमी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स को साथ अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए। किस तरीके से आपने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी के बाद 5 साल का जो सफ़र था उसमें कौन कौन सी गलतियां की आपने खुद बताया। तो शायद इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सीख मिलेगी कि जो गलती वो कर रहे हैं वो ना करें, और शायद अगले अटैम्प्ट में उनका ही क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। लगातार जिस तरीके से टूटेजा एकेडमी की तरफ से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, टॉपर से आपकी बात कराते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं जो टॉपर्स का सक्सेस मंत्र है उस तक पहुंचाते हैं। आपने जो गलतियां की उसके बारे में आपको उनसे पता करवाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और किस तरीके से आगे आपको और पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को लेना है, जो हाइप है चीज़ों की, उन सब जो मिथ को है उनसे दूर कराते हैं आपको, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। लगातार टूटेजा एकेडमी की तरफ से इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।